हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर का नाम भी अनएम्प्लॉयमेंट है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिस्ट्स मीन अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे डू नॉट गेट एनी वर्क। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, मगर उन्हें काम ही नहीं मिल रहा। उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीगो, अ मैन इज अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो डिजायर्स टू बी एम्प्लॉयड। तो पीगो का ये मानना था कि एक इंसान को अनएम्प्लॉयड तब कहा जाएगा जब वो काम करना चाहता है, उसके पास काम नहीं है, काम करना चाहता है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है। तो सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाहते थे कि ही इज़ बोथ विदाउट अ जॉब, मतलब काम नहीं है या अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मगर वो काम करना चाहता है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करना चाहता है मगर काम नहीं है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट in a country is a situation in which there are many persons willing to work at existing wage rate but are not getting work due to several reasons। कोई भी reasons हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको काम नहीं मिला। Thus, while calculating unemployment, only those persons are taken into account who A are able to work, जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, able to work मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, विलिंग भी है और काम कर भी सकते हैं। हु आर एबल टू वर्क आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वही बंदों को इंक्लूड किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट में जो काम करने के लिए एबल है और वो काम करना भी चाहते हैं। ठीक है, एबल एंड विलिंगनेस दोनों की दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जो बंदा काम ही नहीं करना चाहता उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा, या फिर जो बंदा विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए या फिर जो एबल ही नहीं है काम करने के लिए, हाथ पैर टूटे हुए हैं, काम ही नहीं कर पाता, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा। दोज हु आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग any work such as old, sick, children, students, etc. are not included among unemployed। तो इन लोगों को unemployed नहीं गिना जाएगा क्योंकि they are not able to work। समझ की बात। Likewise, those who do not want to work are also not included among the unemployed। जो काम ही नहीं करना चाहते, वो रेडीनेस नहीं है उनके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स हैं? तो सबसे पहला आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप, वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं नंबर वाइज सारे डिस्कस करूंगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से एक एक अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ सकता है। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन्स डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरा का पूरा साल ड्यूरिंग द ईयर पूरा का पूरा साल ही नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, दीज पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, हैव नेसेसरी कैलिबर, स्किल्स, कैपेबिलिटी, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वर्क। तो सिंपल वर्ड्स में वो बंदे जो पूरे के पूरे साल ही अनएम्प्लॉयड रहे, बल्कि उन बंदों में स्किल्स भी है, कैलिबर भी है, कैपेबिलिटी भी है काम करने की, मगर उनको पूरा साल ही काम ना मिले, उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली इट मीन्स द पर्सन्स get employment for a few months and remains unemployed for some months। मतलब कुछ महीनों के लिए उसे काम मिला और बाकी महीनों के लिए उन बंदों को काम नहीं मिला, उनको भी अंडर एम्प्लॉयड कहा जाएगा। सेकेंडली इट मीन्स पर्सन वर्क्स एट अ जॉब दैट इज बिलो हिज कैलिबर एंड क्वालिफिकेशन। तो दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा काम कर रहा है जो उसके कैलिबर से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल PhD वाले को PN लगा दो। समझ की बात। When a laborer remains unemployed for some months in a year or he or she is engaged for a shorter period than his capacity, it is called the state of underemployment। तो हम underemployment को दो situations में बता सकते हैं कि बंदे को पूरे साल में से कुछ months में काम मिल रहा है, वो भी underemployment है, और जो बंदा अपने कैलिबर से नीचे जॉब कर रहा है वो भी underemployment है। Besides it, if a person is working below his ability then also he is covered in underemployment। अगर कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी से नीचे काम कर रहा है क्योंकि उसको ऊपर वाला काम या अपनी एबिलिटी के बराबर कोई काम नहीं मिल रहा, उसे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ गिवन जॉब देन रियली नीडेड। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा लगाए हुए हैं। जैसे आप ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हो, 4 बंदे चाहिए तो 10-10 भर्ती किए हुए उन्होंने, समझने की बात। इफ़ सम ऑफ देम आर विड्रॉन from that job it will not lead to any fall in the total output। अगर कुछ बंदे उनमें में से निकाल लिए जाएं तो टोटल आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडिया में, तो जब भी जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है तो कोई कॉमन बिजनेस होता है जॉइंट फैमिली का, तो सारे के सारे उस बिजनेस में घुसे होते हैं। कई बंदे तो काम कर भी नहीं रहे होते फिर भी हिस्सा ले रहे होते हैं। तो अगर उनमें में से वो बंदे निकाल दिए जाएँ जो काम नहीं कर रहे, फिर भी टोटल आउटपुट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज़ सेड दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सच लेबरर इज़ ज़ीरो। मतलब वो जो लेबरर्स हैं वो कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन में, या फिर आप कह सकते हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो इन दैट केस, या इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर लुइस ने थ्योरी बनाई हुई है, लुइस थ्योरी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ऐसे करके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। नेक्स्ट आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट मीन्स अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड इज अनएम्प्लॉयड इन अनदर सीजन। मतलब एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, ऑफ सीजन में वेला बैठा बंदा, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखा जाता है सीजन होता है तो काम होता है, ऑफ सीजन में काम नहीं होता। हेयर फार्मर्स गेट वर्क इन क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन एंड इन अदर मंथ्स ऑफ द ईयर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो जब क्रॉपिंग सीजन या हार्वेस्टिंग सीजन होता है तब फार्मर्स को जॉब मिली होती है और बाकी टाइम पे जॉब नहीं मिली होती, या फिर बाकी टाइम पे वो फ्री रहते हैं सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ फार्मर who sows a single crop in a year remains unemployed generally for 5 to 7 months। ये देखा गया है कि कोई भी फार्मर अगर एक ही सिंगल क्रॉप बीजता है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेट करता है एक साल में, तो वो तकरीबन 5 से 7 महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सीजनल गुड्स इंडस्ट्री लाइक वुलन गारमेंट्स इंडस्ट्री, मैनी टेम्परेरी वर्कर्स आर हायर्ड इन सीजनल मंथ्स बट दे रिट्रेंच्ड, मतलब उनको निकाल दिया जाता है इन ऑफ सीजन मंथ्स। तो उनको जब सीज़न होते हैं तब इंडस्ट्री में भी लाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। जब ऑफ सीज़न आ जाता है, जैसे सर्दियों के कपड़ों का जो फैक्ट्री है, उसमें फिर उनको रिट्रेंच, मतलब उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। सो दीज वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन सीजनल मंथ्स ओनली एंड रिमेन्स अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन मंथ्स। तो जब भी सीज़न होता है उनको जॉब मिलता है, जब काम चल रहा होता है, और जब ऑफ सीजन चल रहा होता है तो उनको काम नहीं मिलता, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ टेम्परेरी नेचर। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये टेम्परेरी नेचर या शॉर्ट रन के लिए होती है। कैसे? इट अराइजेज ड्यू टू द मार्केट इम्परफेक्शंस। ये मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से आती है। कैसे? व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस to another and there they seek job, there may be unfulfilled vacancies at that place, but it takes some time to match the job seekers and unfulfilled vacancies। सिंपल वर्ड्स में, जब भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है या एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहा होता है, तो जाना चाहता है या जा रहा होता है एक छोड़ के दूसरी जॉब, या फिर एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाना, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है जॉब को फाइंड आउट करने में। उस सिचुएशन को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड शॉर्ट होता है काफ़ी, ठीक है। इन दिस adjustment time frictional unemployment exists, that is it will take some time for the job seekers to get awareness about employment avenues at the new place, and in the same way it will take some time for the employers to get information about the availability of job seekers। तो जब एक बंदा एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो 10 जगह पे अप्लाई करता है, तो जॉब सीकर्स जो हैं जब अप्लाई करेंगे इधर उधर, तो जो जॉब गिवर्स हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स, उनको भी पता लगेगा कि फ़लाँ बंदा ये काम करता है, उसको बुलाओ। तो विद इन द मीन टाइम जब उसने जगह छोड़ी या नौकरी छोड़ी या दूसरी नौकरी करने के लिए जाता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। टू सम एक्सटेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन
अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करोगे या एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ ही जाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और चेंजेस इन द डिमांड पैटर्न ऑफ गुड्स। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आती इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी या फिर जो लोगों का जो डिमांड का पैटर्न, डिमांड ही चेंज होगी लोगों की। इट इज़ पॉसिबल that the demand of new type of goods has increased or technological advancement has taken place and the labor force does not have the right skill to manufacture new type of goods or work with new technology. For example, टाइपराइटर की कंपनियां थी वो तो ख़त्म होगी, अब टाइपराइटर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और लैपटॉप या मोबाइल्स वगैरह इन पे शिफ्ट हो गए या कंप्यूटर्स हैं इन पे शिफ्ट हो गए। तो वो लेबर जो टाइपराइटर बनाती थी वो लैपटॉप तो नहीं ना बना सकती, वो कंप्यूटर तो नहीं ना बना सकती क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स ही नहीं है। हेंस द लेबर कैन नॉट इमीडिएटली मैच विथ चेंज्ड जॉब रिक्वायरमेंट्स, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। तो इस वजह से चेंज, डिमांड के चेंज होने की वजह से या टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से लेबरर एकदम वो टेक्नोलॉजी में मैच नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एजुकेटेड पीपल डू नॉट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इट इज़ कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसको अपने पढ़े लिखे होने की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही और वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ना मिलना उसको भी जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। विद द universalization of schools and college education in India, the number of educated persons has increased, but the job opportunities for educated people have not increased in the same proportion. जैसे जैसे schools colleges बढ़े हैं इंडिया में वैसे वैसे पढ़े लिखे लोग तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, मगर उस हिसाब से जॉब्स तो नहीं क्रिएट हो रही। सो इट हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ही है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी इकॉनमी ट्रेड साइकिल्स प्रिवेल, हर एक इकॉनमी में ट्रेड साइकिल प्रिवेल करते हैं। ट्रेड साइकिल क्या होता है? इकॉनमी का अप्स एंड डाउन्स होना। जब इकॉनमी टॉप पे चली जाती है तो उसे बूम कहते हैं, जब गिरनी शुरू हो जाती है तो उसे रिसेशन, जब लोएस्ट पहुंच जाती है उसे डिप्रेशन कहते हैं, और जब इकॉनमी फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसे रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 फेजेस हैं, दैट इज़ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये प्रिवेल करते हैं हर एक इकॉनमी में, चाहे वो डेवलप्ड इकॉनमी है चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है। In the period of boom, there are more economic activities. Boom period में economic activities बहुत ज़्यादा होती हैं। More persons get job in the period of boom. Boom period में काफ़ी ज़्यादा लोगों को jobs मिल भी जाती हैं। While in the period of depression, there are lesser economic activities due to decrease in demand, curtailing production activities, closure of some industries, etc. etc. तो जब भी डिप्रेशन आता है तो जॉब्स कम हो जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, डिमांड गिर जाती है, प्रोडक्शन गिर जाती है और कई कंपनियां बंद भी हो जाती हैं, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं। ऑल दिस रेंडर्स मैनी पर्सनस अनएम्प्लॉयड। तो इन सब वजह से डिप्रेशन या रिसेशन के टाइम में कई बंदे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दिस इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू सिक्लिकल मूवमेंट्स इज कॉल्ड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है, इस वजह से अगर लोगों की जॉब छिन जाती है या उन्हें जॉब नहीं मिलती तो उसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स to a type of unemployment that occurs when workers in a specific industry lose their jobs due to various factors. तो ये तब आता है जब जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाती है ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से? टेक्नोलॉजी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ऑटोमेशन। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या ऑटोमेशन आ जाए या नई नई मशीनें आ जाए जो उनको चलानी नहीं आती, ठीक है, या फिर ऐसी मशीन आ गई जो 4 लेबरर का काम कर देती है, तभी जॉब लॉस होगी उनकी। डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर कंपनी जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाती है उसकी डिमांड ही कम होगी, डिमांड ही नहीं है, फिर भी जो है उनकी जॉब लॉस हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, वही सेम काम जो है वो हम बाहर से करवा रहे हैं या फिर बाहर से वो चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं क्योंकि सस्ती पड़ रही है, तभी जॉब लॉस होगी। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और रिसेशन आ जाती है तो भी इंडस्ट्री की जो डिमांड, इंडस्ट्री जो गुड बना रहा है उसकी डिमांड गिर जाती है, उस वजह से भी जॉब लॉस हो सकती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसको मिक्स करके स्ट्रक्चरल चेंजेस कहा गया है। इकोनॉमी का ढांचा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
एग्रीकल्चर इकॉनमी से इंडस्ट्रियल इकॉनमी आ रही है, तो एग्रीकल्चर में जॉब लॉसेस हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ्टन करेक्टराइज्ड बाय जॉब लॉसेज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में जॉब लॉसेज हो सकते हैं। वर्कर्स मे नॉट हैव द स्किल्स टू अडेप्ट टू न्यू इंडस्ट्रीज, या न्यू जॉब के लिए वर्कर्स के पास उतनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मे बी हायर इन सर्टेन रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन अफेक्टेड इंडस्ट्री, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कुछ रीजन्स में हाई हो सकते हैं क्योंकि कुछ रीजन्स में जो इंडस्ट्री हैं वही इससे असरदार हुई हैं। Industrial unemployment can have significant social and economic impacts, including job displacement, skill obsolescence, एंड कम्युनिटी डिसरप्शन। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसके काफ़ी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। लोगों की नौकरी नहीं रहती, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स, और स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं रहती कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें या उससे अडेप्ट हो सकें, और कम्युनिटी पूरी की पूरी हिल जाती है। तो इस टाइप की जो मतलब रिसेशनरी सिचुएशंस हैं या इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट्स काफ़ी स्टेप्स लेती हैं। क्या क्या स्टेप्स लेती है वो आगे मैंने क्वेश्चंस अपलोड किया हुआ है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।